अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए सुनते हैं एक खौफनाक और सच्ची कहानी। मैं कुछ देर पहले रूपनगर के बस स्टॉप पे बस से उतरा था। बस के गर्म माहौल से उतरते ही खाली स्टॉप और ठंडी हवा ने इस्तकबाल किया था। कंडक्टर ने बैग मेरे पास रखा और बस के दरवाजे में चढ़ गया। बस आगे बढ़ गई। स्टॉप क्या था, 2 दुकानें थी जो बंद पड़ी थी। स्टॉप पे कोई आदमी नजर ना आ रहा था। मगरिब की तरफ एक कच्ची सड़क जा रही थी। शाम ढलना शुरू हो चुकी थी। सर्दियों की शामें वैसे देही इलाकों में वीरानी फैला देती हैं। मैंने दूर जाती बस की तरफ देखा। मेरे देखते देखते बस आंखों से ओझल हो गई। आज सारा दिन धुंध रही थी। मैं जब घर से निकलने लगा था तो धुंध और सर्दी की शिद्दत देखकर अम्मी जी ने आज ना जाने की सलाह दी थी, मगर मैंने इनको गले में बाहें डालकर समझाते हुए कहा कि अम्मी जी, मैंने अमजद को खत लिख दिया था कि आज की तारीख में दोपहर के वक्त पहुंच जाऊंगा। कल अमजद के भाई की बारात है। अगर मैं ना पहुंच सका तो इससे बुरा लगेगा। और इसका खत भी आया था कि आज के दिन सुबह वाली पहली बस पे बैठना, वो तुम्हें रूपनगर के स्टॉप पर दोपहर को पहुंचा देगी और मैं खुद तुझे लेने आऊँगा। और अम्मी, अगर मैं ना गया, एक तो इसे दुख होगा और दूसरा वो अपनी भाई की शादी वाले दिन बस अड्डे पर खड़ा मेरा इंतज़ार करता रहेगा। ये सुनकर अम्मी ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं सुबह सुबह ही लारे अड्डे पे पहुंच गया था, मगर धुंध बहुत ज़्यादा होने और कोई सवारी ना होने की वजह से बस रवाना ना हुई। तकरीबन 3-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। सवारियाँ 5-10 और आ गई थी। जो बस सुबह 7 बजे रवाना होनी थी वो 11 बजे रवाना हुई। सारा रास्ता धुंध बहुत ज़्यादा होने की वजह से बस ड्राइवर आराम आराम से बस चला रहा था। और अब शाम के वक्त मैं रूपनगर के स्टॉप पर अकेला खड़ा था और सोच रहा था कि मेरा दोस्त अमजद शायद मुझे लेने नहीं आया। वो जगह बहुत ही खौफनाक और वीरान थी। दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। न बंदा न बंदे की जात नजर आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मेरा दोस्त अमजद शायद मुझे लेने नहीं आया, या ये भी हो सकता है वो दोपहर तक मेरा इंतज़ार करता रहा हो और अब मायूस होकर वापस चला गया हो। मैंने इर्द गिर्द देखा कि शायद कोई टांगा या सवारी मुझे मिल जाए, मगर स्टॉप पर मेरे सिवा कोई ना था। मैं कुछ देर रुककर बेवजह अमजद का इंतज़ार करने लगा। इस दौरान तेज़ ठंडी हवा के झक्कड़ मुझे अपनी सख्ती का एहसास दिला रहे थे। मैंने गर्म कपड़े पहने हुए थे, मगर फिर भी सर्दी को महसूस करते हुए मैंने बैग से गर्म चादर निकाल ली और इसे ओढ़ने लगा। इसी असना में मुझे पक्की सड़क पर सामने से रोशनी आती दिखाई दी। रोशनी करीब आती जा रही थी। ये एक कार थी जिसकी रफ्तार आहिस्ता हुई और फिर कार कच्ची सड़क पर मुड़ गई। कार में पिछली सीट पर खवातीन और आगे की सीट पर 2 मर्द थे। उन दोनों ने कार मोड़ते हुए मुझ पर एक सरसरी सी निगाह डाली और कार कच्चे रास्ते पे आगे बढ़ने लगी। मैं कार को आगे जाता देखकर बैग उठाकर कच्ची सड़क पर चल पड़ा। यही रास्ता अमजद के गांव की तरफ जाता था। इस जगह मैं पहले भी आ चुका था, लेकिन उस दिन का टाइम था और अब रात होने को थी। मैंने कभी रात के वक्त अकेले सफ़र नहीं किया था, और ये तो फिर अनजान गांव था और कच्चा रास्ता। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं पिछले साल अमजद के साथ बस में सफ़र करके इसके साथ इसके गांव आया था। मुझे याद था कि बस से उतरने के बाद अमजद के बड़े भाई हमें मोटरसाइकिल पर बिठाकर गांव ले गए थे और मोटरसाइकिल पर हमें तकरीबन 20 मिनट लगे थे। मैंने फैसला कर लिया था मैं पैदल चला जाऊंगा। यहाँ वीरान स्टॉप पर रुकने से बेहतर है वक्त ज़ाया ना करूं और अमजद के गांव पहुंचूं। मैंने तेज़ तेज़ कदमों से चलना शुरू कर दिया। कुछ देर पहले गुजरने वाली कार आंखों से ओझल हो चुकी थी। कच्चे रास्ते के दोनों तरफ दरख्त थे और कपास की फसल थी जो कि तैयार थी। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई कि शायद कोई घर या बस्ती नजर आए,
मगर सिवाय फसल के और कुछ नजर न आया और धुंध की वजह से ज्यादा दूर तक देख पाना बहुत मुश्किल था। सूरज डूब चुका था और अंधेरा शुरू हो चुका था। रास्ते में एक दो चौराहे भी आए, मगर रास्ता कुछ कुछ याद रहने की वजह से मैं सिमत चुनकर चलता रहा। मेरे कदमों की तेजी पहले से ज्यादा हो चुकी थी। कच्ची सड़क के किनारे लगे दरख्त हवा के झोंकों से शोर कर रहे थे। तेज हवा ने मौसम की खनकी और बढ़ा दी थी। मैं बैग कभी एक कंधे पे रखता, कभी दूसरे कंधे पे। अंधेरा बहुत बढ़ गया था। इर्द गिर्द कपास की फसल के सिवा कुछ ना था। मुझे अब घबराहट हो रही थी। मैंने चलना जारी रखा। मुझे चलते चलते 2 घंटे हो चुके थे। मेरे दिल में बार बार ख्याल आता कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। कभी कभी दूर कहीं गीदड़ों के रोने की या कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें जब मेरे कानों में पड़ती तो मुझे खौफ का एहसास होने लगता। ठंडी हवा के झोंके मेरे हाथ सुन कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर भी रहा था, लेकिन अब बीच रास्ते में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने चलते जाना ही मुनासिब समझा। थोड़ी देर चलने के बाद मैंने देखा कि दूर मुझे रोशनी नज़र आई थी। मैंने कदमों की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। कच्ची सड़क से एक और कच्चा रास्ता निकल रहा था और इसके कोई 100 कदम की दूरी पर बल्ब जल रहा था। मैं इधर ही मुड़ गया। जब मैं रोशनी वाली जगह पर पहुंचा, ये एक पोहड़ का बहुत बड़ा दरख्त था, जिसके नीचे एक पुरानी टूटी ट्यूबवेल और इसके इंजन का कमरा था। कमरे के दरवाजे के ऊपर एक होल्डर में बल्ब जल रहा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था और इसके कमरे के दरवाजे को ताला लगा था। हर तरफ खामोशी थी। मैं ट्यूबवेल के बने होस की छोटी सी दीवार पर बैठ गया और सस्ताने लगा। मुसलसल चलने की वजह से मेरा सांस फूला हुआ था और मैं थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि यहाँ आस पास मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाऊँ। मैंने इर्द गिर्द नज़र मारी, मगर हर तरफ सन्नाटा था। मैं उठा और वापस कच्ची सड़क की तरफ बढ़ गया। मैं कोई 20 कदम ही चला होगा कि अचानक मैं चौंक उठा। अजीब सी सनसनाहट मेरे वजूद में फैल गई। किसी ने मुझे पुकारा था, अरे रुको, बात सुनो। मेरे कानों में किसी मर्द की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक बंदा ट्यूबवेल के होस की दीवार पे बैठा हुआ था। मैं हैरान हुआ कि अभी तो वहाँ कोई ना था जब मैं वहाँ बैठा हुआ था। ये आदमी कहाँ से आ गया? मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मैं उस इंसान की जानिब चल पड़ा। मैं खुश भी था कि इस वीराने में शुक्र है कोई आदमी मिल गया। मैं इससे रास्ता पूछता हूँ। मैं इसके करीब चला गया। वो एक कमज़ोर जिस्म वाला बूढ़ा शख्स था, मगर मैं इसे देखकर हैरान रह गया। इतनी सर्दी में भी वो सिर्फ एक धोती में आराम से घूम रहा था, जबकि मैं गर्म चादर और गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ था। मुझे बहुत हैरत महसूस हुई। फिर मैं उसके करीब गया और मैंने इससे सलाम किया, जिसका इसने कोई जवाब ना दिया। वो टांग पर टांग चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने दोबारा सलाम किया। आगे से वो मुस्कुराने लगा और बोला, कहाँ जा रहे हो? मैं जो सलाम का जवाब ना सुनने और इसके बिला वजह मुस्कुराने पर हैरान था, इसकी बात सुनते ही बोला, जी पास ही मेरे दोस्त का मीरापुर नामी गांव है, वहाँ जा रहा हूँ। मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ, मुनासिब समझे तो मुझे रास्ता बता दें। ये कहकर मैंने निगाह नीचे कर ली। मैं इस बंदे से बात तो कर रहा था, मगर मुझ पे अजीब सा खौफ तारी हो रहा था। वो बंदा मुझे आम इंसानों से थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा था। इतनी सर्दी होने के बावजूद वो सिर्फ एक धोती में आराम से घूम रहा था और इतना अकड़ के और अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहा था। इस बूढ़े के चेहरे की तरफ देखने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि इर्द गिर्द रोशनी थोड़ा बढ़ गई है। मैंने बूढ़े की तरफ देखा, जो अब भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा दिल किया मैं तेज तेज भागना शुरू कर दूं, मगर बूढ़ा बोला, रुको, मैं तुम्हें पूछकर बताता हूँ। ये कहकर बूढ़ा उठा और दरख्त के तने की तरफ बढ़ गया।
पतला सा कमज़ोर वजूद और इतनी सर्दी में सिर्फ धोती पहने हुए था। क्या इसे सर्दी नहीं लगती? और ये किससे पूछने जा रहा है? मैं यही सोचते हुए इसे दरख्त के तने की तरफ जाता देख रहा था। रोशनी हैरत अंगेज तौर पर बढ़ रही थी। मैं हैरान हो रहा था कि रोशनी कैसे बढ़ गई। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड के दरख्त के तने के पास जाकर रुक गया और ऊपर मुंह करके बोला, बता दूं इसे रास्ता? मैंने हैरानी से ऊपर दरख्त की तरफ देखा। मुझे कुछ वहाँ हरकत नजर आई। मैंने आंखें सुकेड़कर थोड़ा गौर से देखा। मेरे औसान खता हो गई। दरख्त की हर शाख पर बूढ़े बैठे हुए थे, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी, और वो सब मुझे घूर कर देख रहे थे। मेरा सांस खुश्क हो गया था। मेरे कदम वहीं जम गए थे। इतने में दरख्त के नीचे खड़ा बूढ़ा हंसा, और इसके हंसने के साथ ही वो नंग धड़ंग सारे बूढ़े हंसने लगे। वो सब एक साथ हंस रहे थे, और मैं हवन्नों की तरह मुंह उठा के कभी दरख्त की टहनियों पे बैठे बूढ़ों को हंसते देखता और कभी दरख्त के नीचे खड़े बूढ़े को, और सब एकदम चुप हो गए। दरख्त के नीचे खड़ा बूढ़ा अब मुझे घूर रहा था। मैंने दरख्त के ऊपर देखा, वो सब बिल्कुल खामोश और सब पाट चेहरों से मुझे देख रहे थे। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैं वापस कच्ची सड़क की तरफ भागा। कच्ची सड़क पर पहुंच के मैंने पीछे मुड़कर दरख्त की तरफ देखा। वो बूढ़ा अब दोबारा हौस की दीवार पर बैठा था और मुझे देख रहा था। मैं भागने लगा। मैं अपना बैग वहीं भूल आया था। मैं सरपट भागे जा रहा था। मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे अपने पीछे तेज तेज किसी के कदमों की आहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। पता नहीं मैं कितनी देर भागा। जब थक गया मैं रुक गया। मेरा सांस धुनकी की तरह चल रहा था। मैंने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए और झुककर सांस बहाल करने लगा। अचानक मेरे कानों में घंटी की आवाज़ आई, जैसे पालतू जानवरों के गले में लोग घंटी बांधते हैं। मैं चौंक कर सीधा हुआ और धुंध भरे अंधेरे में देखने की कोशिश की। एक बैलगाड़ी आ रही थी। बैल के चलने से शायद इसके गले में लगी घंटी आवाज़ कर रही थी। बैलगाड़ी पर एक आदमी चादर लिपटे बैठा था। मैंने फ़ौरन इसको आवाज़ दी कि भाई साहब, मैं रास्ता भटक गया हूँ। और रास्ते में मुझे अजीबो गरीब बूढ़े दरख्त पर बैठे हुए नजर आए थे। वो आदमी बैलगाड़ी रोककर बोला, जो बूढ़े तुमने देखे थे वो ऐसे तो नहीं लगते थे। ये कहकर इस आदमी ने अपनी चादर उतार दी। अचानक रोशनी सी हुई। मेरे सामने वही ट्यूबवेल वाला बूढ़ा बैठा था। खौफ और दहशत से सांस रुकने के करीब था कि मैंने फिर दौड़ लगा दी। खौफ से मेरी टांगें कांप रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बूढ़ा क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? न जाने मैं कितनी देर भागता रहा। मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी चादर भी इस दौरान गिर गई। बस इतना याद है कि मुझे सामने कई रोशनियां नजर आईं। मैंने इसी सिम दौड़ना शुरू कर दिया। ये एक बस्ती थी जो काफ़ी बड़ी थी। मैं इसकी गलियों में भागने लगा। रात के इस पहर बस्ती सुनसान पड़ी हुई थी। कुछ घरों के आगे बल्ब जल रहे थे, जो इस धुंध भरे अंधेरे में रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक चौक पर पहुंचकर रुक गया। मेरा सांस फूल रहा था और इतनी सर्दी में भी मेरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मुझे यकीन था कि मैं अमजद के गांव पहुंच गया हूं। इसी असना में मेरे कानों में सीटी बजने की आवाज़ आई। जागते रहना भाइयों, और लाठी के ज़मीन पर लगने की आवाज़ आई। मैं समझ गया था कि बस्ती का चौकीदार है। मैं आवाज़ की सिम चल पड़ा। सामने एक चौकीदार गरम चादर ओढ़े सीटी बजाता हुआ और ऊंची आवाज़ में जागते रहना की सदा करते और लाठी ज़मीन पर मारते हुए जा रहा था। मैं भागकर इस तक पहुंच गया और कहा, चौकीदार साहब रुकें, मैं अमजद का मेहमान हूँ, इसका घर कहाँ है? चौकीदार मेरी आवाज़ सुनकर रुक गया और बोला, खैर है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने कहा, ना पूछें, आज मुझे रास्ते में अजीब से बूढ़े नजर आए हैं, इसी वजह से मेरा ये हाल है।
آپ برائے مہربانی مجھے امجد کے گھر کا راستہ بتا دیں۔ چوکیدار نے میری بات سنی اور منہ اوپر کر کے کہا، کیا خیال ہے، بتا دوں راستہ؟ میں نے حیرانی سے چوکیدار کی بات سن کر اوپر کی طرف دیکھا۔ دہشت و حیرانی کا ایسا احساس میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں، روشنی بڑھ گئی تھی۔ میرے اوپر وہی درخت تھا، ننگ دھڑنگ سینکڑوں کی تعداد میں وہی بوڑھے بیٹھے تھے۔ سب نے اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ میرے سامنے چوکیدار کی جگہ وہی مکرو بوڑھا کھڑا ہنس رہا تھا، اور پھر اچانک وہ سب خاموش ہو کر مجھے گھورنے لگے۔ پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا، میرا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ آخری احساس جو تھا وہ اس بوڑھے کی گھورتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر بے ہوش رہا۔ جب میری آنکھ کھلی مجھے امجد نظر آیا اور اس کے ارد گرد اور بھی چہرے نظر آئے۔ میں نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر امجد کے والد صاحب نے مجھے دوبارہ لٹا دیا اور بولے، بیٹا گھبراؤ نہیں، تم گھر پہنچ چکے ہو۔ کچھ دیر بعد میرے حواس سنبھلے تو مجھے امجد نے بتایا کہ عصر تک وہ روپ نگر اسٹاپ پر میرا انتظار کر رہا تھا، پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اور رات کو کھانا کھاتے ابا نے تمہارا پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ نہیں آیا، تو ابا نے کہا ہو سکتا ہے بس لیٹ ہو گئی ہو۔ ہم تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے تھے تو قریبی شہر سے شادی پہ آئے ایک مہمان نے کہا کہ مغرب کے وقت کار میں ہم یہاں آ رہے تھے۔ ہم جب روپ نگر اسٹاپ سے کچے راستے اترے تو روپ نگر اسٹاپ پہ ایک لڑکا اکیلا کھڑا تھا۔ میں نے حلیہ پوچھا تو انہوں نے جو حلیہ بتایا وہ تمہارا تھا۔ ہم اسی وقت 2 موٹر سائیکل لے کر تمہیں لینے نکل کھڑے ہوئے، مگر پرانے بوہڑ والے ٹیوب ویل سے جب گزرنے لگے تو ایک بوڑھے آدمی نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہا کہ ٹیوب ویل کے پاس ایک لڑکا بے ہوش پڑا ہے۔ ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں تم بے ہوش پڑے تھے۔ ہم نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا مگر بوڑھا شخص ہمیں نظر نہیں آیا۔ تمہارا بیگ اور تمہاری چادر تمہارے پاس پڑے تھے۔ ہم تمہیں اٹھا کر یہاں گھر لے آئے۔ ساری رات تمہیں ہوش نہیں آیا۔ اب فجر کی نماز ادا کر کے امام صاحب کو ساتھ لایا ہوں، انہوں نے تمہیں دم کیا ہے، تب جا کر تمہیں ہوش آیا ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، امجد اور اس کے والد کے علاوہ 5-7 لوگ اور بھی تھے۔ ان میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تھے جو شاید مسجد کے امام تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ رات کو کیا ہوا۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ امجد کے والد بولے کہ مجھے جب امجد نے بتایا کہ تم کہاں بے ہوش پڑے ہو، میں سمجھ گیا تھا کہ تمہیں کیوں ہوش نہیں آ رہا، کیونکہ بیٹا تم تو وہاں رات کو پہنچ گئے۔ علاقے کے لوگ تو دن کے وقت بھی وہاں نہیں جاتے۔ اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جگہ جنوں کا مسکن ہے۔ میں یہ سن کر بہت گھبرا گیا اور میں نے اپنی جان بچانے پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میں نے سوچا کہ میری والدہ صحیح کہہ رہی تھی کہ رات کے وقت اکیلے سنسان جگہ پر سفر کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی کبھی اکیلے کسی ویران جگہ پر سفر کریں تو اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا حصار کر لیا کریں، کیونکہ آیت الکرسی ہر جگہ ہر حال میں ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام سفر کرنے والوں کو اور تمام انسانوں کو جو اکیلے رات کے وقت مجبوری میں یا کسی وجہ سے سفر کرتے ہیں، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ایسی ہی دلچسپ، خوفناک اور سچی کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ہم بہت محنت سے دلچسپ کہانیاں آپ تک لے کر آتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی خوفناک اور حیرت انگیز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔